Hello everyone, very warm welcome to ITLS Academy। आज का जो लेक्चर है हमारा उसमें हम ह्यूमन बॉडी के इंट्रोडक्शन के बारे में देखने जा रहे हैं। हमारा लेक्चर है एन इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। एज जो हमारा जो कोर्स चलेगा वो पूरा का पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी का होगा, तो उसका एक बेसिक एक ओवरव्यू समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जो ह्यूमन बॉडी का इंट्रोडक्शन होगा उसमें हम देखेंगे कि क्यों पढ़ना ज़रूरी है, क्यों हम पढ़ते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी को और क्या इम्पोर्टेंस है ह्यूमन एनाटॉमी का हमारे लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इंट्रोडक्शन से। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, आवर फैसिनेटिंग जर्नी through the human body begins with an overview of the meanings of anatomy and physiology। जो हमारी जर्नी स्टार्ट होती है ये ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से ही स्टार्ट होती है। जो हमारी जो स्टडी है ह्यूमन फिजियोलॉजी की, वो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी दोनों को मिला के ही कंप्लीट होती है और ये फॉलो होती है बाय डिस्कशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड द प्रॉपर्टीज दैट इट शेयर्स विद ऑल लिविंग थिंग्स। क्या मतलब है इसका, चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात हमने ये देखी कि जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है वो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से ही मिलके बना है। दोनों को ही एक ह्यूमन बॉडी को समझने के लिए दोनों को ही आपको समझना पड़ेगा और इन दोनों को समझने के लिए हमको समझना पड़ता है कि हमारी ह्यूमन बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, कैसे बनी हुई है। यही होता है ह्यूमन की एनाटॉमी, जिसमें कि हम पढ़ते हैं कि बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बॉडी बनी कैसे है, आखिर क्या क्या उसमें एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से तत्व से मिलके हमारी बॉडी बनी हुई है। और इसके अलावा जो देखते हैं द प्रॉपर्टीज दैट इट शेयर्स विद ऑल लिविंग थिंग्स। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनके साथ में ये जो अपनी प्रॉपर्टी शेयर करते हैं वही मिलके बनाते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को। और एक किसी भी ह्यूमन बॉडी को समझने के लिए इन दोनों को ही समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टू ब्रांचेस ऑफ साइंस दैट इज एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ये दो ब्रांचेस हैं साइंस की। जब हम ह्यूमन बॉडी के बारे में बात करते हैं तो आती है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, और यही दो ऐसी ब्रांचेस होती हैं जो कि प्रोवाइड करती हैं फाउंडेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग द बॉडीज पार्ट एंड फंक्शंस। हमारा जो शरीर है, शरीर के कौन कौन से पार्ट हैं, कितने पार्ट में डिवाइड है, बहुत सारे आप लोगों को ही पता है। ह्यूमन बॉडी की अगर बात करें, आईज हैं, ईयर्स हैं, नोज है, और इसके अलावा ब्रेन है, किडनी है, कितने सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारे बॉडी के पार्ट्स हैं। और फिर वो कैसे फंक्शन कर रहे हैं। जब हम बॉडी के पार्ट्स को देखते हैं कि किन किन चीज़ों से हमारी बॉडी मिलके बनी हुई है, तो फिर वो बनाते हैं बॉडी के पार्ट्स जो होते हैं वो बनाते हैं हमारे एनाटॉमी वाले पार्ट को। इसके अलावा जब हम उन्हीं बॉडी के पार्ट्स का फंक्शन देखते हैं तब हम बात कर रहे होते हैं फिजियोलॉजी की। यही एक मेन मतलब है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। अब क्यों हम पढ़ते हैं इस एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का और कहाँ पे इसका रोल होता है, चलिए देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा आता है सबसे पहला टर्म एनाटॉमी। एनाटॉमी आप देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, एक आपको ह्यूमन बॉडी का डायग्राम दिखाया गया है जिसमें कि आप देख रहे हैं कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, ये आप बहुत क्लियरली देख पा रहे हैं। ब्रेन है, आईज हैं, आप नोज भी देख पा रहे हैं। आप देखिए ये जॉ बोन दिखाई गई है, इसके साथ नेक में मसल्स हैं, रिब्स हैं, लंग्स हैं, लीवर है, इंटेस्टाइन है, कितने सारे पार्ट्स दिखाए गए हैं। यही पार्ट्स तो हैं, यही तो पार्ट है एनाटॉमी का, यही तो बनाते हैं एनाटॉमी। तो इसका मतलब है कि एनाटॉमी एक कुछ ऐसी चीज़ है जिसमें कि हम देखते हैं हमारे शरीर में क्या क्या मौजूद है, क्या क्या चीज़ें हैं, किन किन चीज़ों से मिला है।
हमारे शरीर के जो फंक्शंस चल रहे हैं उनको चला कौन कौन से पार्ट रहे हैं, यही है। चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। एनाटॉमी इज द साइंस ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर्स। शरीर में हमारी जो संरचनाएं प्रेजेंट हैं, बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसकी साइंस है एनाटॉमी। एंड एज वेल एज द रिलेशनशिप अमंग देम। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ब्रेन देख रहे हैं, आप सिर्फ किडनी देख रहे हैं, लीवर देख रहे हैं, आपको ये भी देखना है कि ये सारे पार्ट्स एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं। आप अगर बात करें किसी भी सिंगल पार्ट को लें तो कोई एक अकेले वर्क नहीं कर सकता। कैसे नहीं कर सकता, चलिए एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले अगर हम नर्वस सिस्टम को ही ले लें, क्या करता है नर्वस सिस्टम? इंफॉर्मेशंस को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाता है, ठीक है, लेकिन ये क्या अकेले कर पाता है? अगर हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन ना मिले तो क्या होगा? ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या ब्रेन हमारा प्रॉपर फंक्शन करेगा? नहीं ना। तो वो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? जो हमारे लंग्स हैं फिल्टर करके ऑक्सीजन भेजेंगे, तब जाके ये ऑक्सीजन मिलेगी ब्रेन को। अब ब्रेन को ऑक्सीजन तो मिल रही जो कि लंग्स फिल्टर करके भेज रहे हैं, लेकिन ये कोई मीडियम तो होगा, ये पहुंच कैसे रही है ब्रेन के पास में? तो अगला आती है जब बात मीडियम की, तब हमारे पास वर्क आता है हार्ट का। हमारा हार्ट ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन को पहुंचा रहा है। तो देखिए सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को ब्रेन तक पहुंचाने में यहाँ पे कितने ऑर्गन्स इन्वॉल्व हुए? यहाँ पे 3 ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व हो गए। आपको लंग्स की भी जरूरत पड़ी, आपको हार्ट की भी जरूरत पड़ी। अब लंग्स और हार्ट सिर्फ अकेले नहीं है, उनके भी बहुत से पार्ट्स हैं। वो सारे जब मिलते हैं, जब उनके बीच के रिलेशनशिप को हम देखते हैं, तब जाके हम पढ़ पाते हैं एनाटॉमी को। क्या है एनाटॉमी? उम्मीद है गाइज आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम समझते हैं क्या है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी इज द साइंस ऑफ बॉडी फंक्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट बात फिजियोलॉजी की, बॉडी के फंक्शंस की साइंस है ये। जो हमारी एनाटॉमी थी वो बॉडी के स्ट्रक्चर की साइंस थी, लेकिन जो हमारी फिजियोलॉजी है ये बॉडी के स्ट्रक्चर की ना होके बॉडी के फंक्शन की साइंस है। देखिए कितना माइन्यूट सा डिफरेंस है। लोग कंफ्यूज होते हैं, एनाटॉमी को और फिजियोलॉजी को सेम समझते हैं, लेकिन देखिए कैसे यहाँ पे डिफरेंस आता है। कहाँ पे स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं हम और कहाँ पे उन स्ट्रक्चर्स का फंक्शन पढ़ रहे हैं। फंक्शन हम देख रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में। तो क्या फंक्शन होता है फिजियोलॉजी में, देखते हैं बॉडी के फंक्शंस कैसे चल रहे हैं। हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन जा तो रही है, हार्ट इसको ले तो जा रहा है, लेकिन ये कैसे कर रहा है, कैसे इन प्रोसेस को कर पा रहा है, कैसे इनका फंक्शन चल रहा है, वही तो हम पढ़ते हैं फिजियोलॉजी में। यही देखते हैं हाउ द बॉडी पार्ट्स वर्क, ये अपना वर्क कैसे कर रहे हैं। अगर ब्रेन एक जगह से दूसरी जगह पे इम्पल्स को पहुंचा रहा है, इंफॉर्मेशंस को पहुंचा रहा है, तो वो कैसे कर पा रहा है, उसके पीछे मैकेनिक्स क्या चल रही है, उसके पीछे कौन सी गतिविधियां चल रही हैं जो कि उसको ऐसा करने में मदद कर रही हैं। यही सब स्टडी हम करते हैं फिजियोलॉजी के अंदर। आप देखिए यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है, आप ये ह्यूमन बॉडी देख पा रहे हैं। अब ह्यूमन बॉडी में ऑर्गन्स तो आपने देखे, यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गन्स आपको दिखाए गए, लेकिन इस डायग्राम में देखिए क्या दिखाया गया है आपको, आरबीसी दिखाया गया। आरबीसी किसका पार्ट है? ब्लड का पार्ट है। ब्लड कैसे सर्कुलेट हो रहा है? हार्ट से हो रहा है। तो मतलब कि जो आरबीसी है ब्लड की फंक्शनिंग में हेल्प कर रहा है, तो ये एक हिसाब से फिजियोलॉजी का पार्ट हो जाता है। वैसे ही आप देखिए आपको वेसल्स की जरूरत पड़ती है, आर्टरीज की जरूरत पड़ती है। ये देखिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम दिखाया गया है। ये स्केलेटल सिस्टम है, किडनी है हमारा, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, सारे सिस्टम्स जैसे ही एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर, कोई भी फंक्शन ऐसा नहीं है, कोई भी सिस्टम अकेला काम नहीं कर सकता। हर पार्ट को जरूरत पड़ती है, अगले की मदद की जरूरत पड़ती है, उसी से वो काम कर पाता है। और जो वो वर्क करता है उसी के वर्क करने का जो फंक्शंस का वर्क होता है उसी को हम पढ़ते हैं फिजियोलॉजी में।
चलिए अब डिस्कस करते हैं एक नई चीज जो कि है लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी सिस्टम्स। सबसे पहली बात, ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है अलग अलग चीजों से मिलकर किसी एक कंप्लीट पार्ट का बन जाना। ये कैसे होता है? आप देखिए यहाँ पे जो मैंने पिक्चर बनाई है, हालांकि समझने लायक तो है, समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको हेड मान के चलें तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये कुछ ह्यूमन बॉडी टाइप का बना हुआ है? हालांकि फनी है, स्टिल बना हुआ है। तो आप देखिए कैसे छोटी छोटी सी एक पार्ट यहाँ से मिला, एक ये पार्ट, नेक्स्ट पार्ट, ये पार्ट, ये देखिए मिलके छोटे छोटे से पार्ट, और इन्होंने एक कंप्लीट पार्ट का रूप दे दिया ना। इसी को बोलते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स एक साथ में अरेंज होके जो बड़ी बड़ी चीजें बना रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और आज के लेक्चर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि क्या होता है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। किसी छोटी चीज की बात करें तो वो तो हमें इजीली समझ में आ जाती है, लेकिन जब बात आती है ह्यूमन बॉडी की तो चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। जो ह्यूमन बॉडी है कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए एक बहुत बड़े लेवल का सिस्टम चलता है, वही बनाता है हमारा बॉडी सिस्टम। तो चलिए देखते हैं क्या है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी सिस्टम। सबसे पहले बात करें, यहाँ पे कुछ लेवल्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन होता है। सबसे पहला है केमिकल लेवल, फिर आता है सेलुलर लेवल, उसके बाद में टिश्यू, टिश्यू के बाद में बनते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन्स मिलके एक बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और फिर वो ऑर्गन सिस्टम मिलके बनाता है ऑर्गेनिज्मल लेवल, मतलब कि एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन। अगर हम बात करें इनकी डिटेल की, क्या है ये केमिकल लेवल? सबसे पहला लेवल है केमिकल लेवल का मतलब होता है जो हमारा शरीर है बहुत सारे एलिमेंट्स से मिलके बना हुआ है। कौन से एलिमेंट्स? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं, उन्हीं से तो हमारा बॉडी बना हुआ है। कैसे? हाइड्रोजन, आप वाटर लेते हैं, वाटर में आपको हाइड्रोजन मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। जो जेनेटिक मटेरियल है हमारा डीएनए, आरएनए, उनमें नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, बहुत बड़ा ही कंपोनेंट हो जाता है हमारी बॉडी का। इसके अलावा जो हमारा बॉडी है कार्बन स्केलेटल, इसका पूरा ही पूरा कार्बन स्केलेटल होता है। तो देखिए कैसे छोटे छोटे से एलिमेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, केमिकल्स बनाते हैं मिलके, ये एक दूसरे से बहुत से केमिकल्स का फॉर्मेशन करते हैं, बहुत सी नई नई एलिमेंट्स बनते हैं, नई नई चीज़ें बनती हैं, और फिर फाइनली वो फॉर्मेशन करा देते हैं एक कॉम्प्लेक्स लेवल का। तो यही होता है केमिकल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कि छोटे छोटे से केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स इकट्ठे होते हैं और फिर कुछ अपना जो भी फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि ऑक्सीजन है ब्लड में मिक्स होती है, फिर सर्कुलेट होती है। तो ये चीज़ें आ जाती हैं केमिकल लेवल पे कि कैसे नाइट्रोजन आती है, फिर नाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स बनाती है, उसके बाद में डीएनए का, आरएनए का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा फॉस्फेट है, वो भी बहुत बड़ा पार्ट होता है डीएनए का। तो इन सब चीज़ों से मिलके बनता है ये हमारा केमिकल लेवल। ये केमिकल लेवल की स्टडी है। अब इसी केमिकल लेवल से जब हम आगे बढ़ते हैं, हम पहुंचते हैं सेल्यूलर लेवल पे। जो हमारा सेलुलर लेवल होता है, ये क्या होता है? सेलुलर लेवल का मतलब होता है, हम एक बात कर रहे हैं सेल की। अब इस सेल में क्या है? एक न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है? हमारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, डीएनए। ह्यूमन की बात करें तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही होता है। और अब डीएनए में क्या हो गया? डीएनए में आपको फॉस्फेट मिलेगा और नाइट्रोजन मिलेगा। इसके अलावा जो सेल है हमारी, सेल रेस्पिरेशन कर रही है। रेस्पिरेशन में क्या ले रही है? ऑक्सीजन ले रही है। सेल में हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ ऐसा सिस्टम होता है कि कुछ चीज़ें अंदर आती हैं, कुछ बाहर जाती हैं, ताकि सेल के अंदर जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो अंदर आ सकें और जिनकी ज़रूरत नहीं है उनको सेल से बाहर भेजा जा सके।
तो इसमें भी सोडियम पोटेशियम वर्क करते हैं, क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पोटेशियम होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सोडियम प्रेजेंट होता है। तो आप देखिए एक सिंगल सेल है, सिंगल सेल की बात कर रहे हैं, हर सेल में सेम सिस्टम होता है। तो अभी आप देखिए सिंगल सेल है लेकिन आपको कितने केमिकल्स मिल रहे हैं, मतलब जब आप सेलुलर लेवल पे पहुंचे, चीज़ें कॉम्प्लेक्स तो हुई हैं लेकिन चीज़ें पुराने ही लेवल का कॉम्प्लेक्स हुई हैं। जितने भी केमिकल्स थे वो केमिकल्स ही आगे अगले लेवल पे फंक्शन कर रहे हैं। वो एक सेलुलर लेवल पे फंक्शन कर ले, एक सेल बन गई है और उसके बाद में उस सेल में सारी चीज़ें प्रॉपरली चलने लगी हैं। सेलुलर लेवल पे अब हम पहुंच चुके हैं। आप बहुत से ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को भी जानते होंगे, बहुत से लोगों ने पढ़ा होगा, जिनमें कि एक सिंगल सेल ही होते हैं, वो खुद ही सिंगल सेल हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, उसके बावजूद वो अपने सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये होता है सेलुलर लेवल। लेकिन जब चीज़ें आगे बढ़ती हैं, जब ये सेल्स इकट्ठी होने को शुरू हो जाती हैं, बहुत सारी सेल्स एक जगह पे इकट्ठी हो जाती हैं। अब ये क्या बन गया, बहुत सारी सेल्स होती हैं एक साथ में, तो इनको क्या बोलते हैं, हम इनको बोलते हैं मल्टी सेलुलर। ये एक मल्टी सेलुलर लेवल हो गया। हालांकि ये भी सेलुलर लेवल में ही आता है लेकिन एक उसका कॉम्प्लेक्स वर्जन है। अब ये सेलुलर लेवल जब कॉम्प्लेक्स बना तो ये हुआ मल्टी सेलुलर। लेकिन जब ये बहुत सारी सेल्स एक साथ में इकट्ठी हो जाती है, जब मल्टी सेलुलर 2 सेल 4 सेल, लेकिन जब इनकी सेल्स की संख्या बढ़ती जाती है, बहुत बड़े लेवल पे कॉम्पैक्ट हो जाती है कि एक सेल के ऊपर दूसरी सेल, दूसरी के ऊपर तीसरी सेल, ऊपर नीचे दाएं बाएं जैसे भी करके अरेंज होकर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाती हैं, तो उसको हम बोलते हैं टिश्यू। और फिर हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है टिश्यू लेवल का। टिश्यू क्या होता है, टिश्यू वो स्ट्रक्चर है जो कि बहुत सारी सेल्स से मिलकर बना हुआ है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, बहुत सारे फंक्शंस को डायरेक्टली परफॉर्म करता है। अब आगे क्या होता है, टिश्यू बन गए लेकिन डायरेक्टली टिश्यू बहुत सारी फंक्शंस को नहीं कर सकते, करते हैं छोटे लेवल पे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। लेकिन फिर ये टिश्यूज बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं और कुछ ऑर्गेन का फॉर्मेशन करते हैं। ऑर्गेन क्या होता है, कोई भी बॉडी का पार्ट, उसका फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे कि इन्होंने लीवर बना लिया तो क्या हुआ, एक ऑर्गेन ही तो बन गया। ये होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेन लेवल का। फिर अब अभी हमने देखा एनाटॉमी में हम क्या पढ़ते हैं, बहुत सारे ऑर्गेन्स हैं, बहुत सारे जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होके काम कर रहे हैं। तो क्या बना रहे, एक सिस्टम बना रहे ना, कि एक सिस्टम से चीज़ें चल रही हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है सिस्टम लेवल का। और फिर वही सारे सिस्टम्स जब मिलते हैं, प्रॉपर फंक्शन करते हैं एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड वे में, तो एक प्रॉपर ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो एक अच्छा खासा इंसान बना देते हैं, ऑर्गेनिज्म बन जाता है। और ये ऑर्गेनाइजेशन होता है ऑर्गेनिज्मल लेवल का। तो देखिए यहाँ पे लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने समझ लिया है, कैसे चीज़ें चली, कहाँ से स्टार्ट हुई थी, केमिकल लेवल से स्टार्ट होके एक छोटे छोटे से केमिकल्स थे, छोटे छोटे से एलिमेंट्स थे, उन्होंने मिलके एक पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना दिया। यहाँ पे देखिए मैंने डायग्राम भी रखा हुआ है, आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा। देखिए पहले केमिकल्स हैं, केमिकल्स ने क्या किया, फॉर्मेशन किया, एक सेल के अंदर प्रॉपर वर्क करना शुरू किया। सेल बनी है केमिकल्स से ही। फिर उसके बाद में बहुत सारी जब सेल्स इकट्ठी हो गई, तो पहले तो अगर नॉर्मली सेल्स इकट्ठी होती है तो वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो जाता है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टिश्यू का फॉर्मेशन कर रही हैं सेल्स। टिश्यू में क्या है, ऊपर भी सेल्स हैं, देखिए इसके नीचे भी लेयर है, बहुत सारी, मतलब एक कॉम्प्लेक्स पैड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है कि उसमें नीचे भी बहुत सी सेल्स हैं, ऊपर भी हैं, दाएं बाएं हर तरफ से सेल्स का एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना, वो हो गया टिश्यू। फिर टिश्यूज ने मिलके ऑर्गन्स बनाने स्टार्ट किए। यहाँ पे फॉर एग्जांपल स्टमक आपको दिखाया गया है। फिर ये जो ऑर्गन्स हैं इन्होंने मिलके बनाया ऑर्गन सिस्टम।
ऑर्गन सिस्टम जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, आप देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम कितनी चीज़ें इन्वॉल्व हैं इसमें। लीवर है, पैनक्रियाज है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, कितनी सारी चीज़ें एक साथ में इन्वॉल्व हो गई। ये हो गया ऑर्गन सिस्टम। और जब ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम एक दूसरे के साथ में ज्वाइंट हो जाते हैं तो ये कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। पूरी बॉडी या कह सकते हैं कि पूरा शरीर एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। ये एक स्टैंडर्ड बुक का डायग्राम है, यहाँ से भी देखते हैं। सबसे पहले देखिए केमिकल लेवल है, बहुत सारे एटम्स हैं जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सारे केमिकल्स ने मिलकर मॉलिक्यूल बनाया। यहाँ पे आप देख सकते हैं डीएनए का ही एग्जाम्पल लिया गया है। अब ये जो मॉलिक्यूल्स बने, मॉलिक्यूल्स सेलुलर लेवल पे अरेंज हुए, उसके बाद में उन्होंने टिश्यू लेवल पे अरेंज होना स्टार्ट किया। टिश्यू लेवल से पहुँचे ऑर्गन लेवल पे, इन्होंने ऑर्गन बनाया। फिर ये ऑर्गन्स ने बनाया ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम ही एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना देता है। ये है ऑर्गेनिज्मल लेवल। चलिए अब कुछ और चीज़ें देखते हैं। अभी हमने ये तो देख लिया कि हमारा जो लिविंग ह्यूमन है, ह्यूमन बना कैसे है, कैसे ह्यूमन की छोटी से लेके चीज़ें बड़े बड़े लेवल तक पहुंची हैं। चलिए अब देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है लिविंग ह्यूमन ऑर्गेनिज्म की। जो जीवित ह्यूमन है, जो जीवित इंसान है, उसको हम कैसे पहचानते हैं कि कैसे ये लिविंग ह्यूमन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, क्या ऐसी गतिविधियां हैं जिनसे पता चलता है कि हाँ एक इंसान जीवित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म हम उसको बोलते हैं जो सारी क्रियाएं हमारे शरीर में हो रही होती हैं। कौन सी क्रियाएं? जैसे कि हम खाना खाते हैं, तो खाना हम कैसे खाते हैं? हमारे शरीर के अंदर डायरेक्टली नहीं बनता है। हम पहले खाना खाते हैं बाहर से, फिर क्या होता है, हमारे शरीर में क्रियाएं शुरू होती हैं, क्रियाएं प्रतिक्रियाएं चलती हैं। उनके जो क्रियाएं हो रही होती हैं उनमें हमारा जो हम डायरेक्टली खाना खाते हैं उसको पचाया जाता है। पचाने के बाद में उनसे जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, ज़रूरी मिनरल्स हैं, उनको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है, फिर उनको बॉडी यूज़ करती है। तो फिर बॉडी ने कैसे यूज़ कैसे किया, उसको बनाया ना, उसको बनाने के लिए कोई ना कोई रिएक्शन हुई, उसको ही हम मेटाबॉलिज्म में रखते हैं। अब सिर्फ मेटाबॉलिज्म में बनाना ही नहीं आता, मेटाबॉलिज्म में आता है एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। दो तरीके की मेटाबॉलिज्म होती है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। अब जो एनाबॉलिज्म है, हमने जो खाना बनाया, जो मतलब हमने खाना खाया, उसमें जो रिएक्शन हुई और उसके बाद में जो हमारा खाना जो बॉडी को यूज़ करने लायक शुगर बन के तैयार हुआ, वो होता है एनाबॉलिज्म। अब बॉडी ने खाना ले लिया, अब जो बेकार की चीज़ें हैं, कुछ एक्स्ट्रा बन गया, जैसे कि जो ज़्यादा हो जाता है खाना तो उसको स्टोर किया जाता है हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन के रूप में। फिर क्या होता है, जब बॉडी में शुगर की कमी होती है तो उसी ग्लाइकोजन को तोड़ा जाता है, तो कुछ डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है, वहाँ पे कुछ तोड़ा जा रहा है, तो वो प्रोसेस आती है कैटाबॉलिज्म में। मतलब कुछ चीज़, किसी चीज़ को बनाना, कंस्ट्रक्ट करना, किसी चीज़ को बिगाड़ना, मतलब कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना, ये होता है एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। और ये दोनों ही लिविंग की पहचान है। कोई भी जो जीवित इंसान होगा उन्हीं के अंदर ये क्रियाएं होंगी, और इसी को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। अगला कैरेक्टरिस्टिक है रिस्पॉन्सिवनेस। जो ह्यूमन की बॉडी है वो रिस्पॉन्स करती है। अगर एक एग्जाम्पल की बात करें कि जैसे कि अगर आपका हाथ गरम तवे पे पड़ जाए तो आप क्या करते हैं? रखा नहीं रहने देते ना वहाँ पे, आप तुरंत हटाते हैं उसको। तो कैसे कैसे हटा लेते हैं आप? ये एक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग का कि बॉडी जो है वो रिस्पॉन्ड करती है। बॉडी को ब्रेन से सिग्नल मिलते हैं कि ये चीज़ गलत है, यहाँ से आप हाथ हटाइए, आप जो कर रहे हैं ये सही नहीं है। ये रिस्पॉन्स जो है, रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं आप। ये कैसे कर पा रहे हैं? ये रिस्पॉन्सिवनेस की वजह से कर पा रहे हैं, और ये एक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। अगला आता है मूवमेंट। मूवमेंट कैसे कैरेक्टरिस्टिक है? भाई क्यों नहीं है?
जितने लिविंग हैं वही तो चलते हैं। अब आप सोचेंगे कि लिविंग तो प्लांट्स भी हैं, वो कैसे नहीं चलते? प्लांट्स चलते नहीं हैं, वो हमारी तरह ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स नहीं हैं। हम लोग मूवमेंट कर पाते हैं, इसलिए जो लिविंग ह्यूमन का कैरेक्टरिस्टिक है वो है मूवमेंट। प्लांट्स लिविंग तो हैं लेकिन वो लिविंग ह्यूमन ऑर्गेनिज्म नहीं है। और हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं लिविंग ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स की, तो हम लोग मूवमेंट करते हैं और ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि इंसान अगर चल फिर रहा है तो वो लिविंग है, वो लाइव है, वो जीवित है। अगला आता है ग्रोथ। ग्रोथ कैसे होती है? ग्रोथ प्लांट्स में भी होती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं लिविंग ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स की। जो हम लोगों की ग्रोथ होती है एक स्पेशल कैटेगरी की ग्रोथ होती है कि एक पर्टिकुलर एज तक बढ़ती है, फिर उसके बाद में रुक जाती है। अगर प्लांट्स की बात करें तो देखिए उनकी वो जितना लाइफ स्पैन होती है, अपने पूरे लाइफ तक वो बढ़ते रहते हैं। इसके अलावा कुछ और भी होते हैं, जैसे जो माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स पे भी देखिए ग्रोथ होती है। कैसे? इनके ऊपर कहीं जो मिट्टी वगैरह इनके ऊपर जमा होती रहती है, उससे इनकी ग्रोथ होती रहती है। लेकिन इनकी ग्रोथ भी लाइफ, जब तक इनका लाइफ है तब तक इनके ऊपर कुछ ना कुछ जमा होता रहेगा, इनकी ग्रोथ होती रहेगी। तो हमारी ग्रोथ जो यूनिक ग्रोथ है, कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स का, कि एक पर्टिकुलर टाइम तक ग्रोथ होती है। पहले बेबी होता है, छोटा सा होता है, फिर उसका 20, 22, 25 तक ग्रोथ होती रहती है, फिर उसके बाद में ग्रोथ रुक जाती है। तो इसीलिए कैरेक्टरिस्टिक हो जाता है एक लिविंग ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स का। अगला कैरेक्टरिस्टिक है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन होता है, देखिए जैसे छोटा सा जब बेबी होता है तो उसकी जो बॉडी के फंक्शंस हैं वो कुछ और होते हैं। जैसे कि छोटा बेबी है, वो जो चीज़ें खा सकता है, बड़े लोग कभी उनको नहीं भी खा सकते हैं। जो डाइजेशन है उसमें भी प्रॉब्लम आती है, चीज़ें डिफरेंशिएट हो जाती हैं। जैसे स्टमक है, मॉडिफाई होता रहता है, सेल्स रिप्लेस होती रहती हैं, नई सेल्स आती रहती, पुरानी चली जाती हैं, डैमेज होती रहती हैं। तो बॉडी डिफरेंशिएट भी होती रहती है, जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स का। अगला है रिप्रोडक्शन। जो रिप्रोडक्शन की एबिलिटी है वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही होती है। कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो अगर लाइव है तभी तो वो रिप्रोड्यूस करेगा। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि लिविंग ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स की होती हैं हमने देख ली। चलिए देखते हैं कि आगे अगला क्या है। नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी आ जाती है जिसको कि हम बोलते हैं होम्योस्टैसिस। लेट मी चेंज इट। जी, ये है होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि हम बॉडी को एक कांस्टेंट लेवल पे मेंटेन करके रखते हैं, एक इक्विलिब्रियम में रखते हैं, ताकि बॉडी इधर से उधर चीज़ें डिसबैलेंस ना हो जाएं। तो चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहला पॉइंट है होम्योस्टैसिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? बैलेंस, मतलब ना इधर ना इधर, बीच में एकदम से बैलेंस चीजें होंगी। इन द बॉडीज इंटरनल एनवायरनमेंट ड्यू टू constant interactions of the body's many regulatory processes। बॉडी में बहुत सी रेगुलेशन के लिए प्रोसेस चलती रहती हैं। अब आप एक चीज समझिए, यहाँ पे ये हमारे बॉडी का इक्विलिब्रियम है। बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम पॉइंट से ना तो इधर जाएगी और ना ही इधर जाएगी, ये इसी प्रोसेस पे मेंटेन रहेगी। लेकिन इक्विलिब्रियम पे तो है, इसके बावजूद इसके अंदर चीज़ें बन रही हैं, चीज़ें टूट रही हैं, काम चल रहा है। तो ये क्या है? स्टेबल है? रुका हुआ है? नहीं ना, ये कंटिन्यूअसली चल रहा है, रुका हुआ नहीं है। इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं डायनेमिक, और ये होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो हमारी बॉडी की जो होम्योस्टैसिस कंडीशन होती है वो एक डायनेमिक कंडीशन होती है, मतलब इक्विलिब्रियम भी है, बैलेंस भी है, लेकिन रुका हुआ भी नहीं है। बैलेंस होने के बावजूद वो डायनेमिक कंडीशन में है, लगातार चीजें वर्क कर रही हैं। अगला पॉइंट है इन रिस्पॉन्स टू चेंजिंग कंडीशंस। जो हमारी परिस्थितियां बदलती रहती हैं, जैसे कि कभी सर्दी है, गर्मी है, कंडीशंस बदलती रहती हैं।
लेकिन द बॉडीज इक्विलिब्रियम कैन शिफ्ट अमंग पॉइंट्स इन अ नैरो रेंज दैट इज कंपैटिबल विद मेंटेनिंग लाइफ। जैसे कि जब कभी सर्दी आती है तो हम क्या करते हैं, सर्दियों में हम ऐसे कपड़े पहनते हैं कि हमें गर्मी मिले, हमारा बॉडी का बैलेंस जो इक्विलिब्रियम है वो बना रहे। तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी इधर उधर शिफ्ट होती रहती हैं बॉडी का, ताकि जो प्रॉपर जो हमारा लाइफ चल रहा है उसको मेंटेन रखा जा सके। लेकिन ये जो शिफ्ट होता है ये बहुत बड़े रेंज पे नहीं होता है। सर्दी आती है, हमारी बॉडी का कांस्टेंट टेम्परेचर कितना है, बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अगर बात करें सर्दियों की तो क्या ये कम हो जाता है, या अगर गर्मियों की बात करें तो क्या ये 37 से ज़्यादा हो जाता है? नहीं ना। तो अगर पॉइंट 000 कुछ पॉइंट का डिफरेंस आता है तो आता है, लेकिन कोई बड़े लेवल पे डिफरेंस नहीं आता। तो यही इस लाइन में बताया गया है कि जो चीज़ें शिफ्ट भी अगर होती हैं इक्विलिब्रियम की तो वो एक नैरो रेंज में होती हैं, बहुत छोटे लेवल पे, ताकि कोई बड़ी चीज़, कोई बड़ा डिस्टर्बेंस बॉडी में ना क्रिएट हो पाए। तो इन सारी चीज़ों को हमने देख लिया। थैंक यू वेरी मच गाइस। बने रहिए ITLS एकेडमी के साथ में, हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन।